मैं हूं आपके साथ नरेंद्र। आज की सबसे बड़ी पावरफुल तस्वीर गुजरात से सामने देखने को मिली, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के बीच क्रिकेट डिप्लोमेसी देखने को मिली। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच को देखने पहुंचे ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री और पीएम मोदी के बीच की केमिस्ट्री की चारों ओर चर्चा भी हो रही है। इस खबर को दिखाएंगे विस्तार से और ये भी बताएंगे कि कैसे बीते कुछ वर्षों में भारत और ऑस्ट्रेलिया आए हैं बेहद करीब। इसके अलावा दिखाएंगे खबर दिल्ली के शराब घोटाले में घिरती के कविता की भी, क्या है आखिर उनकी भूमिका। होगी बात पंजाब के बिगड़ते कानून व्यवस्था के हालात की भी। इसके अलावा भी दिखाएंगे देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। भारत ऑस्ट्रेलिया रिश्तों में क्रिकेट डिप्लोमेसी का नया युग। पीएम नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने अहमदाबाद में मनाया भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 75 साल की दोस्ती का जश्न। दोनों प्रधानमंत्रियों की मौजूदगी में शुरू हुआ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आखिरी टेस्ट मैच। 75 साल की मैत्री पर आधारित विशेष सिक्के से हुआ टॉस। भारत यात्रा पर आए ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का किया दौरा। देश के सबसे बड़े युद्धपोत पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। कहा ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत उच्च सुरक्षा साझेदार। पीएम मोदी रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में साझेदारी को बढ़ा रहे हैं आगे। पहली बार ऑस्ट्रेलिया करेगा मालाबार अभ्यास की मेजबानी। दिल्ली की शराब नीति घोटाले के मामले में सीबीआई के बाद अब ईडी ने किया उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार। तिहाड़ में पूछताछ के बाद हुई गिरफ्तारी। ईडी इसी मामले में करेगी बीआरएस नेता के कविता के साथ 11 तारीख को पूछताछ। के कविता ने कहा ईडी से करेंगी सहयोग। भ्रष्टाचार के मामले में बीजेपी ने साधा बीआरएस पर निशाना। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पेश किया राज्य सरकार का बजट। किसान, महिला, पर्यावरण, बुनियादी ढांचे और रोजगार के पंचामृत पर केंद्रित है बजट। केंद्र की किसान सम्मान योजना की तर्ज पर नमो शेतकारी महासम्मान योजना। 1 रुपए के प्रीमियम पर फसल बीमा। श्री अन्न अभियान के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान। पंजाब की मान सरकार के खिलाफ विपक्ष की मोर्चेबंदी। राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ चंडीगढ़ में बीजेपी का विधानसभा घेराव। पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। कई नेता हिरासत में। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पंजाब सरकार की लापरवाही के खिलाफ कांग्रेस का विधानसभा से वॉकआउट। पंजाब की यात्रा में अमृतसर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वर्ण मंदिर परिसर में हरमंदिर साहब में टेका मत्था। जलियांवाला बाग जाकर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। दुर्जियाना मंदिर और भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल का भी किया दौरा। नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल बने नेपाल के नए राष्ट्रपति। सुभाष चंद्र नेमबांग को दी शिकस्त। नेपाली कांग्रेस के प्रमुख शेर बहादुर देववा ने दी बधाई। 2008 में गणतंत्र बनने के बाद से तीसरा राष्ट्रपति चुनाव हुआ। नहीं रहे मशहूर एक्टर डायरेक्टर सतीश कौशिक। दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। बॉलीवुड में शोक की लहर। पीएम मोदी ने कहा उनकी रचनाएं दर्शकों का मनोरंजन करती रहेंगी। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। भारत और ऑस्ट्रेलिया कैसे बीते कुछ वर्षों में बेहद करीब आए हैं और इसकी एक और जीवंत तस्वीर आज गुजरात से सामने आई, जहां दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने मिलकर क्रिकेट मैच को देखा। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के साथ मैदान पर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया तो ग्राउंड का चक्कर भी लगाया। इस मैच के माध्यम से क्रिकेट डिप्लोमेसी की एक अलग ही तस्वीर दुनिया के सामने आई है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री आज भारत दौरे पर पहुंचे और कल उनकी पीएम मोदी के साथ दिल्ली में द्विपक्षीय मुलाकात होनी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आखिरी मुकाबला अहमदाबाद में खेला जा रहा है। इस मुकाबले को देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज स्टेडियम पहुंचे। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के स्टेडियम पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।
इस दौरान बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी, बीसीसीआई सचिव जय शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी स्टेडियम में मौजूद रहे। मुकाबले से पहले दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने अपने अपने देश के कप्तान को खास कैप देकर सम्मानित किया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को खास कैप देकर सम्मानित किया। वहीं ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने स्टीव स्मिथ को एक खास कैप देकर सम्मानित किया। इसके बाद एक खास गाड़ी में दोनों नेताओं ने स्टेडियम का चक्कर भी लगाया। इस दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों ने स्टेडियम में मौजूद दर्शकों का अभिवादन भी स्वीकार किया। दोनों नेताओं ने स्टेडियम में आयोजित एक फोटो प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस दौरान गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। मुकाबले से पहले स्टेडियम में एक रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय सांस्कृतिक संगीत पर कलाकार झूमते नजर आए। साथ ही बॉलीवुड सिंगर फाल्गुनी शाह ने अपनी प्रस्तुति पेश की। वहीं इस दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्री स्टेडियम में बने महिला प्रीमियर लीग के कॉर्नर पर भी पहुंचे। दोनों ने लीग के मस्कट के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। अहमदाबाद से तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो भले ही क्रिकेट के मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें एक दूसरे की प्रतिद्वंदी हो, लेकिन कैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों देश एक दूसरे के बेहद करीब आए हैं बीते कुछ वर्षों में, कैसे ये दोस्ताना संबंध आगे बढ़े, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि भारत ऑस्ट्रेलिया के आपसी संबंधों के लिहाज से बीते कुछ वर्ष किस तरीके से महत्वपूर्ण रहे हैं। अगर हम बात करें, ये तस्वीर में दोनों देशों के प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री अल्बनीज हैं। 2014 में 3 दशक के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया की यात्रा हुई थी, यानी कि अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण कि लगभग 1986 में राष्ट्र प्रधानमंत्री उस समय राजीव गांधी गए, तो उसके बाद से प्रधानमंत्री मोदी 2014 में गए थे। ये बताता है कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरीके से अहमियत के साथ आगे बढ़ते हुए कोशिश की। 3 दशक के बाद में यह यात्रा हुई। इसके अलावा अगर बात की जाए तो उन्होंने संसद के दोनों सदनों को वहां पे संबोधित भी किया था। ऑस्ट्रेलिया की जो पार्लियामेंट है उसको संबोधित करने के लिहाज से भी कोई पहला प्रधानमंत्री था जिसने एक तरीके से वहां पे उसको संबोधित किया था। ये महत्वपूर्ण बात। 2022 में कई केंद्रीय मंत्रियों की ऑस्ट्रेलिया यात्रा हुई है और ये सहयोग आपस में लगातार बढ़ा है, क्योंकि बीता साल हमने देखा है कि दोनों देशों की ओर से तमाम हाई लेवल की विजिट्स होती रही हैं। 2022 के लिहाज से अगर बात की जाए, 2020 में दोनों देशों के बीच हुई व्यापारिक रणनीतिक साझेदारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है और अपने आप में यहां से जो व्यापारिक संबंध हैं, जो रिश्ते हैं, वो बहुत तेज गति से आगे बढ़े हैं। किस तरीके से जून 2020 में दोनों देशों के बीच में 8 ऐतिहासिक समझौते भी हुए थे और अपने आप में हर एक समझौते के साथ में दोनों देशों ने आगे बढ़ते हुए बात की है। विदेश और रक्षा मंत्रियों की 2+2 डायलॉग का जो एक पूरा प्लेटफॉर्म होता है वो भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में तैयार हुआ है, यानी कि विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों देशों के बैठते हैं और मिलकर बात करते हैं। इसके अलावा म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट भी हुआ है दोनों देशों के बीच में। इसका फायदा यह हुआ है कि दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे देशों के जो पड़ाव होते हैं वहां पर किसी भी जरूरत के समय उन पड़ावों का इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी प्रकार की अगर उन्हें वहां पर जरूरत है रिपेयर की तो वहां पर वो सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये अपने आप में सहयोग रक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। MLSRA जो एक समझौता हुआ था 2021 में सालाना शिखर सम्मेलन करने का फैसला हुआ, यानी कि हर साल बैठेंगे और मिलकर वार्षिक जो एक समीक्षा है उस पर हम आगे बढ़ते नजर आएंगे। और कल जो दिल्ली में होना है वो भी तरीके से वार्षिक समीक्षा ही या कहा जाए वार्षिक जो सम्मेलन है वो होना है दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच में। 2014 में दोनों देशों के बीच हुआ था असैन्य परमाणु सहयोग समझौता भी, क्योंकि यह भी बेहद महत्वपूर्ण है कि जो सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट को लेकर एक समय भारत को लेकर कई प्रकार की सोच थी, लेकिन उस पर लगातार तेज गति से आगे बढ़ा गया। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने कुर्सी संभाली और ऑस्ट्रेलिया के साथ यह समझौता हुआ। क्वाड के मंच पर भी भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान एक बेहद करीबी सहयोगी की तरीके से काम कर रहा है, खासतौर से हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर, क्योंकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता हो, शांति हो, इसके लिए एक मजबूत सहयोगी की तरीके से काम हो रहा है और ऑस्ट्रेलिया उसमें बढ़ चढ़कर एक मजबूत दोस्त के नाते काम करता नजर आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया के डिकिन विश्वविद्यालय ने भारत में अपना परिसर खोला। यह पहली बार है कि किसी विदेश की यूनिवर्सिटी ने अपना परिसर हिंदुस्तान में खोलने का
फैसला किया और ये गुजरात में अब ये खुलने जा रहा है, तो अपने आप में ये भी दिखाता है किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बढ़ते हुए इसमें बढ़ती जा रही है। तो ये भी अपने आप में, ये आंकड़ा अपने आप में बताने के लिए काफी कि कैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया लगातार करीब आ रहे हैं और ये संबंध आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो किस तरह से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में संबंधों में, खासतौर से व्यापारिक संबंधों में एक बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2026-27 तक भारत से ऑस्ट्रेलिया को निर्यात में $10 बिलियन की वृद्धि की उम्मीद है, क्योंकि लगातार ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों देशों की तरफ से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भारत ऑस्ट्रेलिया का 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, तो ये अपने आप में इसको आगे बढ़ाने को लेकर भी बात हो रही है। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया भारत का 17वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है, लेकिन चाहे वो 9वां देश हो या 17वां देश हो, लेकिन इसको हम आगे बढ़ाने के लिए लगातार आगे बढ़ने पे तैयार हैं। 2021 में द्विपक्षीय व्यापार वस्तु सेवा की अगर बात की जाए तो ये लगभग $27.5 अरब तक पहुंच गया था और इसको अब आगे बढ़ाने की बात लगातार की जा रही है। भारत की तरफ से ऑस्ट्रेलिया को $10.5 अरब का निर्यात किया गया है। यह बीते वर्ष के लिहाज से अगर बात की जाए तो वहीं भारत ने ऑस्ट्रेलिया से लगभग $70 अरब का आयात किया है। तो हालांकि व्यापार संतुलन के लिहाज से देखा जाए तो काफी गुंजाइश बनती है, लेकिन इस दिशा में लगातार काम हो रहा है। 2035 तक आपसी द्विपक्षीय व्यापार, जिसमें सेवा और वस्तु दोनों मिश्रित है, उसको 45 से 50 अरब डॉलर तक ले जाने की संभावना है और उस लक्ष्य को लेकर काम किया जा रहा है। $50 अरब तक 2035 तक ले जाने की लगातार बात हो रही है। चीन से व्यापारिक दिक्कतों के बाद में ऑस्ट्रेलिया ने यह तय किया कि साहब ये बहुत एक सहयोग जो है ना स्थायी तरीके का नहीं है, तो ऐसे में भारत एक मजबूत सहयोगी के तौर पर हो सकता है। इस लिहाज से ऑस्ट्रेलिया ने अपनी तमाम जो पॉलिसीज हैं, जो नीतियां हैं, उसमें इस बात को केंद्रित तरीके से भारत को रखा है ताकि लंबे समय तक भारत के साथ में साझेदारी को आगे बढ़ाया जा सके। तो व्यापारिक संबंध के लिहाज से अगर बात की जाए तो काफी कुछ ऐसी चीजें हैं जो ये बताने के लिए काफी हैं कि कैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया लगातार बीते कुछ वर्षों में तेज गति से एक दूसरे के सहयोगी बने हैं। और उसी के लिहाज से इस समय ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की भारत दौरा और कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण होगा, जब वार्षिक शिखर सम्मेलन देखने को मिलेगा। दोनों देशों के प्रधानमंत्री मिलकर द्विपक्षीय बातचीत करते नजर आएंगे। तो वहीं भारत की यात्रा पर आए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत का भी दौरा किया। उन्हें इस मौके पर देश के सबसे बड़े युद्धपोत पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। बाद में उन्होंने हल्के लड़ाकू विमान की कार्यप्रणाली को भी समझा। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने कहा कि INS विक्रांत पर पीएम मोदी के निमंत्रण पर आने से वे बेहद गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया पहली बार मालाबार अभ्यास की मेजबानी करेगा और भारत भी पहली बार ऑस्ट्रेलिया के तलिस्मलान सेवर अभ्यास में भाग लेगा। उन्होंने बताया कि मालाबार अभ्यास में क्वाड के चारों देश ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार एक दूसरे के क्षेत्रों में समुद्री गश्ती विमान तैनात किए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में साझेदारी को आगे बढ़ा रहे हैं और ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत के रूप में ऑस्ट्रेलिया को मजबूत रणनीतिक साझेदार मिला है। उन्होंने व्यापार सहयोग के मामले में भी साल 2023 को सबसे व्यस्त वर्ष के रूप में भी करार दिया है। But arguably, what lifts defence relationships to new levels is the resolve and foresight of those who see the relationship not just for what it is, but for what it could be. One such person is my friend, Prime Minister Modi. I'd like to thank him today, not only for his kind invitation for me to visit this landmark capability, but for his dedication in driving forward our defence and security partnership. A partnership that is of increasing strategic importance as we navigate the challenges of our region together. I predict that 2023 will be busier than ever for our defence cooperation. For Australia, India is a top-tier security partner. The Indian Ocean is central to both countries' security and our prosperity. And there has never been a point in both of our countries' histories where we've had such a strong strategic alignment, which has been reinforced by my current visit to India and will be reinforced further by Prime Minister Modi's attendance at the Quad Leaders meeting in a short period of time.
तो स्वदेशी युद्धक विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर खड़े होकर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की ये बात अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। कैसे दोनों देश रक्षा सुरक्षा के मामले में तेज गति से एक दूसरे के सहयोगी बनते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाले के मामले में जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी की टीम ने गुरुवार को भी मनीष सिसोदिया से तिहाड़ जेल में पूछताछ की और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं इस मामले में ईडी भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता से भी पूछताछ करने वाली है और इस पूरे मामले में राजनीतिक बयानबाजी भी और ज्यादा तेज होती दिखाई पड़ रही है। भाजपा ने भ्रष्टाचार के मामले में घिरे इन तमाम नेताओं को बचाने के लिए परिवारवादी पार्टियों पर जमकर हमला बोला है। शराब नीति मामले में दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री और आबकारी विभाग के मंत्री रहे मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद है। उन पर सीबीआई के साथ ही ईडी का भी शिकंजा कस रहा है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम ने गुरुवार को भी मनीष सिसोदिया से पूछताछ की। ईडी के अधिकारियों की टीम सुबह तिहाड़ जेल पहुंची, जहां उनसे कुछ सवाल जवाब हुए। ईडी की टीम पिछले 3 दिनों में मनीष सिसोदिया से दूसरी बार पूछताछ की। पूछताछ के बाद ईडी ने सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। ताजा गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने फिर से सिसोदिया पर हमला बोला है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार किया है। बहुत ही संगीन मामला है। मनी लॉन्ड्रिंग एक गंभीर मामला होता है, लेकिन जिस प्रकार से अपने आप को ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांट रहे थे अरविंद केजरीवाल जी मनीष सिसोदिया के लिए, अब क्या कहेंगे? कुछ दिन पहले आप ही कहते थे कि ईडी और सीबीआई ने आपको क्लीन चिट दे दी है। अब जिस प्रकार से गिरफ्तारी हुई है, आपको बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। बहुत गंभीर मामला है। 100 करोड़ की इधर से उधर जो आप लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, उसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। बिना मुख्यमंत्री के इशारे के ऊपर पत्ता भी नहीं हिलता इस सरकार के अंदर। और ऐसा कैसे हो सकता है? इतना बड़ा घोटाला हो गया और अरविंद केजरीवाल को पता ना हो। हमारा मानना ये है अरविंद केजरीवाल तक ये जांच की हाथ जाने वाली है बहुत जल्दी। मंगलवार को भी ईडी ने मनीष सिसोदिया से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की थी। मनीष सिसोदिया पर आरोप है कि शराब कारोबारियों को लाइसेंस देने के लिए उन्होंने नियमों में फेरबदल किया। आरोप के मुताबिक दिल्ली सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लाई गई आबकारी नीति में शराब कारोबारियों का पक्ष लिया गया और सिसोदिया को इसके लिए कथित तौर पर रिश्वत दी गई थी। तिहाड़ में बंद मनीष सिसोदिया को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगाया है। तिवारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को अपने रास्ते से हटाने के लिए साजिश रच रहे हैं। तिवारी ने कहा कि सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद भ्रष्टाचारियों में दहशत दिख रही है, जो पहले अन्य भ्रष्टाचारियों के लिए बोलते थे। आज अरविंद केजरीवाल आज उनको गले लगा रहे हैं। डिप्टी सीएम भी रहे मनीष सिसोदिया के गिरफ्तारी के बाद ऐसा लगता है जैसे भ्रष्टाचारियों में एक ऐसी दहशत दिख रही है कि वो जो लोग कभी अन्य भ्रष्टाचारियों को गाली देते रहते थे, आज वही अरविंद केजरीवाल उन्हीं भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे लोगों को गले लगाने के लिए बहुत आतुर दिख रहे हैं। 9 विपक्षी नेताओं की ओर से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद पत्र लिखने पर तिवारी ने कहा कि भ्रष्टाचारियों द्वारा भ्रष्टाचारी को बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पत्र लिखने से कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। आज 9 लोगों का मनीष सिसोदिया के पक्ष में पत्र लिखना यह बता रहा है कि जो लोग कल तक भ्रष्टाचार का विरोध करते थे, आज भ्रष्टाचारी को बचाने में अपनी ताकत लगाए हैं और बिला वजह दबाव बनाने में लगे हुए हैं। दिल्ली में जो लोग भ्रष्टाचार किए हैं, सबका भ्रष्टाचार एक करके आ रहा है। इस मामले में ईडी भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता से भी पूछताछ करने वाली है। के कविता जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए दिल्ली पहुंच चुकी हैं। ईडी ने आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन के मामले में कविता को समन भेजकर दिल्ली में 9 मार्च को उपस्थित होने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने 11 मार्च को पेशी के लिए अनुरोध किया था। गुरुवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कविता ने कहा कि वो प्रवर्तन निदेशालय से सहयोग करेंगी। हमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नोटिस दिया और बोले कि आपको 9 मार्च को आना है। तो हमने कहा हमारा कार्यक्रम है, हम 16 मार्च को आएंगे, ऐसा हमारा रिक्वेस्ट था। उन्होंने कहा नहीं आपको आना ही है। हमने कहा 10 मार्च को हमारा धरना है भाई, तो 11 को आ जाएंगे। तो 11 को बोले वी विल completely side with them, support with them, because we understand the operations of the government and the agencies. We will 100% support them.
कविता ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस को अपना अहम त्यागने की जरूरत है। आज कांग्रेस की हालत बड़े क्षेत्रीय दल जितनी रह गई है। कांग्रेस पार्टी का ये आदत है, कोई भी आवाज उठाता है बीजेपी के खिलाफ तो इमीडिएटली बोलते हैं ये बी टीम है, सी टीम है। लेकिन आज कांग्रेस की हालत अगर आप देखेंगे तो पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ उनका एक बड़ा रीजनल पार्टी का दर्जा रह गया और कुछ नहीं है। दे आर नॉट ए नेशनल पार्टी एनी मोर। अगर उनका ऐसा कुछ भ्रम है उसको छोड़ना चाहिए, वो भ्रम से बाहर निकल के आके कांग्रेस पार्टी को स्ट्रांग बनाने के लिए सोचना चाहिए। कविता ने केंद्र पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है तो बीजेपी ने उन पर करारा पलटवार किया है। केसीआर परिवार ने हर दिन हमारे खिलाफ गलत प्रचार कर रहे। तेलंगाना में केसीआर पार्टी का, केसीआर सरकार के खिलाफ आम जनता आज आवाज उठा रहे। बीआरएस सरकार आने वाले इस साल में जो असेंबली चुनाव होगा, किसी भी हालत में केसीआर हारने वाला है। तेलंगाना जनता तय किया है। ये परिवार राज, भ्रष्टाचार राज, एक डिक्टेटरशिप, ये निजाम राज मजलिस के साथ मिलकर जो राज करने वाला है, वो सरकार हमारे को नहीं चाहिए। ईडी और सीबीआई शराब घोटाले में लगातार गिरफ्तारियां कर रही हैं। अब तक इस मामले में 11 गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 दिन पहले ही अरुण पिल्लई गिरफ्तार हुआ था, जो दक्षिण भारत से रिश्वत लेने वाले ग्रुप का प्रमुख सदस्य हैं। जानकारी के मुताबिक अरुण पिल्लई शराब नीति घोटाले के दौरान के कविता की तरफ से साउथ ग्रुप को संभाल रहा था और इंडो स्पिरिट्स में के कविता की 32.5% हिस्सेदारी में फ्रंट के तौर पर काम कर रहा था। नीरज सिंह और चंद्रशेखर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो दिल्ली में शराब घोटाला कथित तौर पे हुआ, लेकिन कैसे उसके तार तेलंगाना से या कहा जाए साउथ के पूरे कार्टेल से जुड़े हुए हैं और तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी के कविता की आखिर भूमिका क्या है? क्या कुछ तरीके से ये बात आगे बढ़ती नजर आती है? क्या कुछ आरोप है या कुछ सिलसिलेवार तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं? क्योंकि शराब नीति घोटाले में कविता कनेक्शन क्या है और किस तरीके से उनका नाम अभी तक आया है? क्योंकि के कविता की अगर बात की जाए और दिल्ली के शराब घोटाले में उनकी भूमिका या कहा जाए जो आरोप है वो क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि अरुण पिल्लई गिरफ्तार हुआ है। ये तेलंगाना के एक व्यापारी था, लेकिन ये सबसे ज्यादा करीबी के तौर पर के कविता के करीबी के तौर पर काम कर रहा था और आरोप ये लगा है कि किस तरीके से जो दिल्ली की शराब नीति बनी थी और उसमें क्या बदलाव होने थे और किसके तरीके से वो कैसे आगे बढ़नी थी, उस सबकी भूमिका तैयार करने में इस अरुण पिल्लई की एक बड़ी भूमिका है, नीतियां तैयार करने में और कैसे उसको अवॉर्ड करना, किन लोगों को अवॉर्ड करना है, ये पूरा दिया जाना है शराब का ठेका, उस भूमिका को लेकर। इसी तरीके से इंडो स्पिरिट कंपनी, इसमें 65% की हिस्सेदारी के कविता की कही जा रही है और उसको दिल्ली में एक तरीके से एंट्री कैसे कराई जाए या इसके साथ साथ जो साउथ की बड़ी ऐसी तमाम कंपनियां हैं उसकी एंट्री दिल्ली के शराब के व्यापार में कैसे कराई जाए, उसके लिए एक पूरी भूमिका बनाई गई। और यह भी एक बात निकल के आई, इस प्रकार के भी आरोप लगे कि एक पूरी मीटिंग हुई दिल्ली में जिसमें 100 करोड़ रुपए की पूरी एक रिश्वत ली गई है इस प्रकार के साउथ के पूरे कार्टेल को दिल्ली के शराब व्यापार में एंट्री कराने को लेकर। साउथ कार्टेल को कैसे दिल्ली में इंडक्ट किया जाए, उनका फायदा कराया जाए, वो लोगों को शराब बेचने का ठेका दिया जाए, वो कंपनियां जो शराब बनाती भी हैं साउथ की कंपनियां, लेकिन उनको दिल्ली में मौजूदगी के लिए के कविता और उनके सहयोगियों ने मिलकर पूरा काम किया। इसी तरीके से विजय नायर का भी नाम निकल के आया। विजय नायर वो व्यक्ति है जो एक तरीके से आम आदमी पार्टी में एक बड़ी भूमिका रखता है। अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, इन सबके साथ मिलकर तमाम पॉलिसी डिसीजंस की बात की जाती है और यही बात निकल के आई है कि अरुण पिल्लई और विजय नायर, इन सब लोगों ने मिलकर दिल्ली में जो बैठक की उसमें 100 करोड़ रुपए की एक तरीके से रिश्वत ली गई और ये नीतियां बनाई गई कि किस प्रकार से दिल्ली की शराब नीति बनाई जाएगी जिसमें साउथ के कार्टेल की एंट्री कराई जाए दिल्ली के व्यापार में, शराब की पूरे व्यापार में, और उसका फायदा उन तमाम कंपनियों को किया जाए जिसमें स्टेक है इन तमाम नेताओं के। ये एक पूरी रणनीति बनाई गई थी, इसकी ही जांच करने की बात की जा रही है। और मनीष सिसोदिया जिनके बारे में हम जानते हैं कि सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया था, अब से कुछ देर पहले ईडी ने भी उनको गिरफ्तार कर लिया शराब घोटाले के मामले में। और दिल्ली का ये पूरा शराब घोटाला जो कथित तौर पे हुआ, इसमें हजारों करोड़ रुपए की बात सामने निकल के आई है, लेकिन कैसे इसकी पूरी भूमिका बनाई गई, कैसे इसमें तमाम लोग इन्वॉल्व थे, उसकी जो महत्वपूर्ण बैठक हुई है उस सब में कहीं ना कहीं तेलंगाना कनेक्शन साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। तेलंगाना के सीएम की जो बेटी है के कविता, उनका नाम साफ तौर पे आ रहा है। व्यापारिक रिश्तों के साथ आगे बढ़ते हुए अपने फायदे के लिए उन्होंने इस प्रकार की नीति बनाने के लिए अपने सहयोगी अरुण पिल्लई के माध्यम से काम किया और तमाम लोगों के साथ में आगे बढ़ते हुए नजर आए। कुछ और तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से
पूरी भूमिका रही, क्या के कविता के ऊपर आरोप किया है। महत्वपूर्ण बात यह आरोप यह कि कविता ने आम आदमी पार्टी के बीच में 100 करोड़ रुपए की डील कराने के लिए पूरी कोशिश की पिल्लई के माध्यम से, और वो कोशिश के तहत वो एक तरीके से सफल हुई। इस बात की जांच हो रही है। डील के बाद इंडो स्पिरिट को दिल्ली के शराब कारोबार में एंट्री दिलाने की जो बात कही गई थी वो एंट्री हो भी गई, क्योंकि उसके बाद सबने देखा कि वो एंट्री के बाद से कैसे शराब कारोबार में उनकी मौजूदगी हुई है। कविता हो, आप नेता विजय नायर, सिसोदिया के सहयोगी दिनेश अरोड़ा, इन सबकी मिली भगत से एक बैठक हुई। उस बैठक में इस प्रकार की पूरी डील हुई। उसके बाद दिल्ली के कथित शराब घोटाले का पूरा तरीके से जमीन पर उसको उतारने की कोशिश की गई। अरुण पिल्लई ने पूरे घोटाले में कई कविता के प्रतिनिधि के रूप में काम किया। लगातार उधर से इंस्ट्रक्शंस लेता था पिल्लई, और उसके बाद में उस काम को अंजाम देने के लिए बैठकों का दौर शुरू होता था और जमीन पे इस पूरी नीति को उतारा जाता था। अरुण पिल्लई ने कार्टेलाइजेशन समेत पूरी नीतियां तय करने में, यानी कि शराब घोटाला जो दिल्ली में कथित तौर पे हुआ उसकी नीतियां तय करने तक में उसने बड़ी भूमिका निभाई है, कि कैसे आपको सारी व्यवस्था को करना है, कैसे आपको उनका जो मार्जिन है वो बढ़ाना है। उस तरीके से अरुण पिल्लई ने के नाम इंडो स्पिरिट में लगभग 32.5% की शेयर है, लेकिन इसकी असली मालकिन कहा यही जा रहा है कि के कविता है वो खाली एक फ्रंट मैन के तौर पर है। तो यानी व्यापारिक तौर पर भी कैसे के कविता के तार इस दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़े हैं उसकी बात भी सामने निकल के आ रही है। दिल्ली में शराब बेचने के लिए के कविता के करीबियों को मिली एंट्री, और इस एंट्री के एवज में ही तमाम हजारों करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया गया, और इस मुनाफे की वजह से ही कहा जा रहा है कि यह पूरा घोटाला हुआ, और इस घोटाले की जांच को लेकर ही बात आगे बढ़ रही है। अपने करीबियों के जरिए के कविता ने कमाए हजारों करोड़ रुपए और सैकड़ों करोड़ रुपए, और इन रुपयों से ही कहा यह जा रहा है कि साहब इसके तार कैसे कैसे आगे जुड़े हुए हैं उसकी खंगालने की कोशिश अब ईडी फिलहाल कर रही, जिसकी जांच अब आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। कल हम के लिहाज से हम कह सकते हैं तो वहीं ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कल जब जो बात है वो जांच है वो आगे बढ़ेगी, और जांच आगे बढ़ने के बाद में अगर बात की जाए तो किस तरीके से के कविता से पूछताछ होगी। और मनीष सिसोदिया की अगर बात की जाए तो मनीष सिसोदिया को पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, वो तिहाड़ जेल में है, और ईडी ने अब कुछ देर पहले उनकी गिरफ्तारी कर ली है। तार लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। पंजाब की भगवंत मान सरकार कानून व्यवस्था के मोर्चे पर लगातार घिरती दिखाई पड़ रही है। भाजपा ने आज पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। तो इससे पहले पंजाब की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने भी तल्ख टिप्पणी की थी और राज्य में हो रही घटनाओं को लेकर चिंता जाहिर की थी। ये है बीजेपी का पंजाब की भगवंत मान सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। पंजाब विधानसभा में शुक्रवार को बजट पेश किया जाना है, लेकिन इससे पहले पंजाब भाजपा ने मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने मान सरकार की नीतियों के खिलाफ विधानसभा का घेराव किया। प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा के नेतृत्व में पंजाब भाजपा का समूचा नेतृत्व चंडीगढ़ के पंजाब भाजपा कार्यालय से जल्द पैदल मार्च निकालते हुए विधानसभा का घेराव करने पहुंचा। विधानसभा का सत्र चल रहा है, ऐसे में भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस बैरिकेड्स लगाए गए, लेकिन जब वे नहीं रुके तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। बाद में पुलिस ने विरोध प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। पंजाब भाजपा का यह विरोध प्रदर्शन राज्य की बिगड़ी कानून व्यवस्था और आम आदमी पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ था। भाजपा का कहना था कि आम जन की आवाज को सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। बीजेपी का आरोप है कि राज्य में कानून का कोई राज नहीं है, जंगल राज है और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। साडा अज दा मुद्दा बड़ा संवेदनशील है कि पंजाब च कानून दा राज नहीं, ओदा लाभ ये उठा रहे ने। ये लगता कि कोई ऐसा मौका जो कि इत्थे कानून खराब होया, साडे लिए दो धारी तलवार है। अपना अगे भी बढ़ना चाहते हैं पर कोई ये नहीं करना चाहते कि कानून दा टुटिया। ये पंजाब दे जिहड़े हालात है, ये पंजाब दे लोकां दे जिन्हों मंजरे आम तक ले आइए, जिन्ने हालात हुण गंभीर है, ये कदी भी इन्ने गंभीर नहीं हुए। इससे पहले पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने भी तल्ख टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा है कि पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, जिससे पंजाब के लोग चिंतित हैं। हाई कोर्ट ने कहा है कि हाल ही में कुछ लोगों, संघों, समूहों की ओर से कानून को अपने हाथों में लेने की घटनाओं में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। दूसरी तरफ राज्य के अधिकारी, सरकार और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बने हुए हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार का कर्तव्य है, न कि नागरिकों में भय का माहौल पैदा करना। राज्य में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। विधानसभा सत्र के दौरान मशहूर दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में कांग्रेस और आप के विधायकों के बीच जमकर बहस हुई।
कांग्रेस का कहना था सिद्धू के माता पिता विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे इंसाफ की मांग कर रहे हैं। प्रताप सिंह बाजवा के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने सिद्धू मूसेवाला के माता पिता द्वारा उठाई गई न्याय की मांग को लेकर पंजाब विधानसभा की कार्यवाही का बहिष्कार किया। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕਾਤਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। कुल मिलाकर पंजाब की मान सरकार कानून व्यवस्था के मोर्चे पर लगातार घिरी हुई है और विपक्ष भी उसके खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। चंडीगढ़ से प्रिंस मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे। आरबीआई के सीएम पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कौन सा परफ्यूम है? परफ्यूम बहुत फ्रेश लग रहे हो। पार्लर गई थी? नो पार्लर नो फेशियल। ये है मेरा फेवरेट सोप। ये एकमात्र साबुन है जो आत्मविश्वास देता है। माइसोर सैंडल सोप। Invest once and enjoy guaranteed maturity with life cover with LIC's Dhan Varsha, a single premium plan for your family's security and prosperity. और ब्रेक के बाद रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को अमृतसर का एक दिन का दौरा किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने हरमंदिर साहब में मत्था टेका और लंगर भी चखा। देखिए अमृतसर से हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट। अमृतसर प्रवास के दौरान राष्ट्रपति ने स्वर्ण मंदिर परिसर में करीब 2 घंटे बिताए। इस मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री ने उनकी आगवानी की। स्वर्ण मंदिर पहुंचने पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने हरमिंदर साहब में मत्था टेका और लंगर चखा। इसके बाद राष्ट्रपति ने मंदिर के पास जलियांवाला बाग जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और फिर द्वर्गी आनी मंदिर और भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल का दौरा किया। अमृतसर में अपने एक दिन के दौरे के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वर्ण मंदिर में करीब 2 घंटे बिताए। इस मौके पर उन्होंने हरमंदिर साहब जाकर वहां पर मत्था टेका। इस मौके पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उनका स्वागत किया और कहा कि राष्ट्रपति का यह दौरा पंजाब के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। कैमरामैन राजेश रिक्की और सौरभ बख्शी के साथ विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, स्वर्ण मंदिर। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया है तो समाज के हर तबके के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। जहां किसानों के लिए सिर्फ 1 रुपए में पीएम फसल बीमा योजना की घोषणा की गई है तो महिला, पर्यावरण, बुनियादी ढांचा और रोजगार जैसे तमाम महत्वपूर्ण मसलों पर भी बजट में खासा ध्यान रखा गया है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने महाराष्ट्र में अपना पहला बजट पेश किया। इसमें किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। राज्य के किसान सिर्फ 1 रुपए में पीएम फसल बीमा योजना के तहत पंजीकरण करा सकेंगे। वहीं महाराष्ट्र में किसानों के लिए ऋण माफी योजना के लाभ का भी ऐलान हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज शेतकारी सम्मान योजना 2017 के शेष पात्र किसानों को योजना का लाभ दिया जाएगा। सरकार द्वारा महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकारी ऋण राहत योजना का लाभ दिया गया है। इसके तहत 12.84 लाख पात्र किसानों के खाते में सीधे 4,683 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। किसानों को केंद्र सरकार की तरफ से दिए जाने वाले 6,000 रुपए की मदद के अतिरिक्त अब राज्य सरकार की ओर से भी 6,000 रुपए दिए जाएंगे। यानी लाभार्थी किसानों को अब साल में 12,000 रुपए की अतिरिक्त आय सरकार की ओर से मिलेगी। बजट में किसानों की समृद्धि के लिए कुल 29,163 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है, जिसमें कृषि विभाग के लिए 3,339 करोड़ रुपए, राहत एवं पुनर्वास के लिए 584 करोड़ रुपए, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के लिए 481 करोड़ रुपए, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन विभाग के लिए 508 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं।
इसमें जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो किसानों को 6,000 रुपया सालाना मिलता है, वैसे ही हमारी सरकार ने 6,000 रुपया और उसमें जोड़ दिया है। जो 14 ज़िले हैं वो सूखा पीड़ित है, उसमें हर किसान को 1,800 रुपया वो भी निर्णय लिया है। और किसानों को खुद के बलबूते पे खड़ा करने के लिए उसके लिए कई योजनाओं का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य सरकार का डिजिटल बजट पेश करते हुए इसे अमृतकाल का बजट करार दिया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह बजट पंचामृत पर केंद्रित है, जिसमें किसान, महिला, पर्यावरण, बुनियादी ढांचा और रोजगार शामिल है। इसके साथ ही महात्मा फुले जन आरोग्य योजना के तहत दी जाने वाली 1.5 लाख की चिकित्सकीय मदद को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। फडणवीस सरकार द्वारा पहले शुरू की गई जलयुक्त शिवार योजना के भी नए संस्करण को सरकार शुरू करने जा रही है। इसके तहत करीब 5 लाख सूखाग्रस्त गाँवों में पानी पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने अगले 3 साल में मोदी सरकार घरकुल योजना के तहत 10 लाख लाभार्थियों को घर देने की घोषणा की है। इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 2.5 लाख घर आरक्षित होंगे। महाराष्ट्र में 14 नए मेडिकल कॉलेज भी खोले जाने की घोषणा बजट में की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के तहत राज्य में भी श्री अन्न अभियान को जोरदार तरीके से चलाया जाएगा और इसके लिए 200 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है। सोलापुर में श्री अन्न को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी स्थापित किया जाएगा। जो 14 ज़िले हैं वो सूखा पीड़ित है, उसमें हर किसान को 1,800 रुपया वो भी निर्णय लिया है। और किसानों को खुद के बलबूते पे खड़ा करने के लिए उसके लिए कई योजनाओं का निर्णय लिया है। हमारी महिला बजट में महिला एवं पिछड़ों के लिए कुल 43,036 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। इसमें 2,843 करोड़ रुपए महिला और बाल विकास विभाग, 3,501 करोड़ रुपए लोक स्वास्थ्य विभाग, 16,494 करोड़ रुपए सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग, 12,655 करोड़ रुपए आदिवासी विकास विभाग को आवंटित किए जाने का प्रावधान प्रस्तावित है। सरकार ने बजट में 75,000 सरकारी नौकरी का लक्ष्य इसी वित्तीय वर्ष के लिए रखा है। रोजगार सृजन के लिए सरकार ने 13,437 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया है। इसके अलावा बजट में बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़ी परियोजनाओं की भी घोषणा की गई है, जिसमें बड़ी संख्या में रोड और मेट्रो परियोजनाएं शामिल हैं। मुंबई से योगेश शीतल और शिशिर सेलार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। थोक बाजारों में प्याज कीमतों में गिरावट आने के बाद नाफेड ने गुजरात में आज से 3 मंडियों के जरिए खरीफ प्याज की खरीद शुरू की है। केंद्र सरकार ने राज्य में प्याज की गिरती कीमतों से किसानों को तत्काल राहत देने के लिए बाजार हस्तक्षेप की योजना बनाई है। भावनगर, गोंडल और पोरबंदर मंडियों से प्याज की खरीद शुरू हुई है। प्याज के लिए किसानों को भुगतान ऑनलाइन किया जा रहा है। साथ ही किसानों से इन केंद्रों पर बेहतर दर पर लाभ उठाने के लिए खरीद केंद्रों पर अच्छी गुणवत्ता और सूखे स्टॉक लाने का अनुरोध किया गया है। सरकार ने कहा है कि आवश्यकता अनुसार समय समय पर और भी केंद्र खोले जाएंगे। प्याज की खरीदारी से किसानों को बहुत लाभ हो रहा है। भावनगर से के किसानों का कहना है कि इस पहल से उन्हें अपनी फसल का अच्छा दाम मिल रहा है। साथ ही सीधे और खुले प्याज खरीद से पैकिंग और ढुलाई जैसे खर्च भी बच रहे हैं। अभी जो नाफेड द्वारा जो लूज खरीदी हो रही है उसके अंदर किसानों को और भी फायदा हो सकता है, क्योंकि जो लूज बारदान पैकिंग के लिए जो बारदान लाना पड़ता है उसका 35 रुपये का रेट है, और वो पैकिंग करके फिर लोडिंग चार्ज एपीएमसी में लाने के बाद उसका अनलोड चार्ज, वो सब खर्च में से किसानों को मुक्ति मिल जाती है। नाफेड ने खरीदी शुरू की है, इससे फ़ायदा हो रहा है। क्यों मेरा ये जो आप पीछे देख रहे हैं 15-20 दिन से डूंगली निकाल के मैंने ये यहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ था, क्योंकि वहाँ पे ले जाने के लिए बारदान का 30-35 रुपये का खर्चा, मजूरी, वो सब लग रहा है। लेकिन नाफेड की खरीदी है तो उसमें सीधा हम लूज ट्रैक्टर में भर के सीधा ले जाते हैं, तो उसमें वो सब निकल जाएगा। और हमको पता है कि इसमें 180 रुपया तो मिनिमम मिलेगा ही। तो वो एक नाफेड की केंद्र सरकार की जो अभी जो नीति है वो बहुत अच्छी है, और इससे खेडूतों को भी लाभ होगा उसका। किसान जब यहाँ प्याज लेके आता है तो उसको ट्रांसपोर्टेशन खर्च लगता है, वहाँ की मजदूरी, यहाँ की मजदूरी, वो बहुत खर्चा हो जाता है। तो नाफेड द्वारा जो अभी जो खरीदी हो रही है ना, एकदम लूज खरीदी हो रही है। आपको सिर्फ प्याज है ना ऐसे ही रखना है, और जो बोरी भी उनकी है, मजदूरी भी उनकी है। आपको सिर्फ उनको जो आप बेचोगे 8 रुपये 29 पैसे आपको डायरेक्टली पैसे मिलेंगे, आपको और कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। वो केंद्र सरकार द्वारा जो अभी ये घोषणा हुई है बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सराहनीय है।
वहीं गर्मी के मौसम में बिजली की रिकॉर्ड मांग के मद्देनजर केंद्र सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने बिजली की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति तैयार की है ताकि गर्मियों में बिजली की कटौती ना हो। ऊर्जा मंत्रालय ने जारी बयान में कहा है कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने 7 मार्च को आगामी गर्मी के महीनों के दौरान बिजली की स्थिति की समीक्षा की है। विद्युत, कोयला और रेलवे मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उन्होंने बिजली क्षेत्र की कंपनियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि कोई लोड शेडिंग ना हो। ऊर्जा मंत्री ने आने वाले मौसम में बिजली की अधिक मांग को पूरा करने समेत विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की है। ऊर्जा मंत्री ने बिजली कंपनियों से यह सुनिश्चित करने को भी कहा है कि गर्मियों के मौसम में बिजली कटौती नहीं की जाए। उन्होंने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण CEA से विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोयले के आवंटन के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था बनाने को भी कहा है। समीक्षा बैठक के दौरान रेल मंत्रालय ने कोयले के परिवहन के लिए पर्याप्त रैक की उपलब्धता मुहैया कराने का आश्वासन दिया है। CEA के अनुमान है कि इस वर्ष बिजली की सर्वाधिक मांग अप्रैल में 229 गीगावाट रह सकती है। और अब नजर डालते हैं व्यापार जगत की कुछ बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। केंद्र सरकार ने कहा है कि धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 क्रिप्टो करेंसी या आभासी परिसंपत्तियों के कारोबार पर भी लागू होगा। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में बताया कि आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों और फिएट मुद्रा, एक या उससे अधिक आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों के बीच लेन देन तथा उनके हस्तांतरण को धन शोधन अधिनियम के अंतर्गत लाया जाएगा। सागरमाला कार्यक्रम के तहत बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने कर्नाटक में 4 फ्लोटिंग जेटी परियोजनाओं को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी है, जबकि तमिलनाडु में 4 अन्य फ्लोटिंग जेटी परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। कर्नाटक में इन 4 अतिरिक्त परियोजनाओं के साथ राज्य में कुल 11 फ्लोटिंग जेटी परियोजनाएं हैं। इनका उपयोग पर्यटन उद्देश्य के लिए किया जाएगा। ये परियोजनाएं पर्यटकों को सुरक्षित और परेशानी मुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराएंगी और तटीय समुदाय के समग्र विकास और उत्थान को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय दूरसंचार बाजार ने पिछले साल ऑफलाइन रिटेल में 36% मूल्य वृद्धि देखी और 2023 तक घरेलू दूरसंचार बाजार के लिए मूल्य संचालित विकास के साथ स्थिर रहने की उम्मीद है। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय रिटेल समूह वॉलमार्ट ने भारतीय बाजार के इस साल चीन को पछाड़ देने का विश्वास जताया है। वॉलमार्ट के CFO जॉन डेविड ने कहा, उन्हें भरोसा है कि भारत इस वर्ष चीन को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा। कंपनी के संस्थागत निवेशकों के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए वॉलमार्ट CFO ने तेजी से बढ़ते भारतीय बाजार का जिक्र किया। 3 दिन की तेजी के बाद शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 541.81 अंक की गिरावट के साथ 59,806.28 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 164.80 अंक टूटकर 17,589.60 पर बंद हुआ। और फिलहाल यहाँ एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अपना कर्तव्य निभाएं, समय पर अपना एडवांस टैक्स जमा कराएं। अपने सम्मान के लिए भी और राष्ट्र निर्माण के लिए भी आपके एडवांस टैक्स से देश का आर्थिक और सामाजिक विकास हो रहा है। महिलाएं अपने सपनों को नया आकाश दे रही हैं। कृषि टेक्नोलॉजी, अस्पताल, सड़कों और पुलों का निर्माण हमारी प्रगति को नई गति दे रहे हैं। आपका कर देश के विकास को सुनिश्चित करता है। अपना एडवांस टैक्स पे एज यू अर्न के आधार पर जमा कराएं। एडवांस टैक्स जमा कराने की आखिरी तारीख 15 मार्च 2023 है। कंपनी, कॉर्पोरेट या वे व्यक्ति जिनकी कर देयता TDS, TCS कटने के बाद 10,000 या उससे अधिक है, वो 15 मार्च 2023 तक अपने अग्रिम कर की किश्त अदा करें। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी।
आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। त्वचा का एक वादा, मैसूर सैंडल गोल्ड, अपने अंदर की खूबसूरती को जगाइए। मशहूर एक्टर और डायरेक्टर सतीश कौशिक नहीं रहे। दिल का दौरा पड़ने से आज सुबह उनका निधन हो गया। बॉलीवुड में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक जताते हुए कहा कि उनकी रचनाएं दर्शकों का मनोरंजन करती रहेंगी। मेरा नाम है कैलेंडर, मैं तो चला किचन के अंदर, बाल मांगो भैया हाथ जरा जोर के। बॉलीवुड का कैलेंडर अब खामोश हो गया है। लोगों को हंसाने गुदगुदाने वाली आवाज अब चुप हो गई है। मशहूर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर सतीश कौशिक का निधन हो गया। दिल्ली में होली सेलिब्रेशन के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। हालांकि उन्हें बचाया नहीं जा सका। बताया जा रहा है कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई है। लेकिन उठ रहे सवालों के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में ऐसा कोई भी संदिग्ध तथ्य सामने नहीं आया है। सतीश कौशिक का पोस्टमार्टम दिल्ली के दीनदयाल हॉस्पिटल में किया गया, जिसके बाद उनकी बॉडी को एयर एम्बुलेंस से मुंबई रवाना किया गया। दोपहर बाद उनका शव मुंबई पहुंचा और कुछ रीति रिवाजों के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बॉलीवुड से तमाम लोग पहुंचे। उनके निधन से बॉलीवुड को गहरा धक्का लगा है। फिल्म जगत से जुड़ी तमाम हस्तियों ने उनके निधन पर शोक जताया है। जिंदगी कैसे जिंदा दिली से जी जा सकती है, वो कोई उनसे सीख सकता था। ऐसे में उनका इस कम उम्र में चले जाना, ये इसका मलाल पूरी जिंदगी रहेगा। बहुत मोहब्बत की उन्होंने अपने काम से, जो भी करते थे दिल लगाकर करते थे। यही कहूंगा कि मोहब्बत हमने माना जिंदगी बर्बाद करती है, ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है। बहुत अच्छे इंसान, एक उम्दा कलाकार, एक उम्दा डायरेक्टर और एक स्ट्रगलर एक्टरों की मदद करना, देसी एक्टरों की मदद करने वाले व्यक्ति को आज हमने खो दिया। नुकसान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नुकसान है सतीश जी का, और विश्वास नहीं हो रहा है कि सतीश जो है वो हमारे बीच में नहीं है। ये खबर सुनना ही अपने आप में बहुत बड़ा एक धक्का है हम लोगों के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, सुप्रसिद्ध फिल्म हस्ती सतीश कौशिक जी के असामयिक निधन से बहुत दुख हुआ। वे एक रचनात्मक प्रतिभा थे, जिन्होंने अपने अद्भुत अभिनय और निर्देशन की बदौलत दिल जीत लिया। उनकी रचनाएं दर्शकों का मनोरंजन करती रहेंगी। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। ओम शांति। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में जन्मे सतीश कौशिक ने अपने अभिनय और निर्देशन से फिल्म जगत में लंबी पारी खेली। उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत 1983 में मासूम फिल्म से की थी। इसके बाद उन्होंने करीब 100 फिल्मों में काम किया। 1993 में उन्होंने रूप की रानी, चोरों का राजा से फिल्म निर्देशन की दुनिया में कदम रखा और करीब दर्जन भर फिल्मों का निर्देशन किया। सतीश कौशिक ने वैसे तो हर भूमिका अदा की, लेकिन उनकी कॉमेडी का कोई तोड़ नहीं। सतीश कौशिक ने अनिल कपूर और श्रीदेवी अभिनीत फिल्म मिस्टर इंडिया में कैलेंडर की भूमिका निभाई। उसे दर्शकों ने खूब सराहा। तब्बू और करिश्मा कपूर की फिल्म साजन चले ससुराल 1996 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उन्होंने मुथुस्वामी की भूमिका निभाई थी और इस फिल्म में उन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों को खूब हंसाया था। 1990 में रिलीज हुई फिल्म स्वर्ग में भी उन्होंने बहुत ही कमाल की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में वे गोविंदा के साथ सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे। इस फिल्म में उनके डायलॉग्स भी हिट रहे थे। सतीश कौशिक ने 1997 में अक्षय कुमार स्टारर फिल्म मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी में एक ज्योतिषी की भूमिका निभाई थी, जिसमें वे अक्षय कुमार के मामा बने थे। सतीश कौशिक ने हिंदी फिल्मों में अपने दमदार अभिनय से कई भूमिकाओं को यादगार बना दिया। एक अभिनेता के तौर पर ही नहीं, बल्कि एक निर्देशक और निर्माता के तौर पर भी उन्होंने कई दमदार फिल्में दी। हालांकि अभिनेता के रूप में दर्शकों ने उन्हें हमेशा याद किया। उन्होंने बड़े पर्दे पर अलग अलग भूमिकाएं निभाई। इनमें से कुछ चरित्र हमेशा दर्शकों की याद में बने रहेंगे। भले ही सतीश कौशिक आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन अपने दमदार अभिनय और भूमिकाओं की वजह से वे लोगों के दिल में हमेशा बसे रहेंगे। मुंबई ब्यूरो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकता है। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है,
डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है, आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है। आपने, क्योंकि RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। कौन सा परफ्यूम है? परफ्यूम बहुत फ्रेश लग रहे हो। पार्लर गई थी? नो पार्लर नो फेशियल। ये है मेरा फेवरेट सोप। ये एकमात्र साबुन है जो आत्मविश्वास देता है। माइसोर सैंडल सोप। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। देश के हिस्सों में रंगों का त्योहार होली का त्योहार संपन्न हो गया है। इस बीच कई राज्यों में H3N2 फ्लू के मामलों में अचानक बढ़ोतरी देखी जा रही है। बढ़ता संक्रमण एक बार फिर से स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए चिंता का कारण बन गया है। विशेषज्ञों ने होली के त्योहार को देखते हुए सतर्कता बरतने की भी हिदायत दी है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि जो मरीज इन्फ्लुएंजा A वायरस के H3N2 स्ट्रेन से संक्रमित हैं, ऐसे मरीजों को 2-3 दिनों तक तेज बुखार बना रहता है। शरीर में दर्द, सिर दर्द, गले में जलन, इसके अलावा मरीज में लगातार 2 हफ्ते तक खांसी होती है। ये फ्लू के सामान्य लक्षणों में गिने जाते हैं। इन इन्फ्लुएंजा फ्लू से बचने के लिए फेस मास्क पहनने और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचने की भी सलाह दी गई है। हाथों को नियमित रूप से पानी और साबुन से धोने की बात भी कही गई है। नाक और मुंह को छूने से बचने का जिक्र भी विशेषज्ञों ने किया है। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह को अच्छी तरीके से कवर करने की बात की गई है। खुद को हाइड्रेट रखने, पानी के अलावा फ्रूट जूस या अन्य पेय पदार्थ लेते रहने की साथ ही बुखार आने की स्थिति में पैरासीटामोल लेने की सलाह भी दी गई है। साफ सफाई का ध्यान रखने की बात भी की गई है। Which we see every year during this time of the year, but it is a virus which changes over time, it mutates over time, and it undergoes what we call an antigenic drift. That is, the virus changes to some extent. There is not that much of a cause of concern because although the number of cases increased, hospitalization has not gone up to a very large extent. Only those people who have associated comorbidities need to be careful. And therefore, if we need to really prevent ourselves from getting influenza, we need to wear a mask if you're going to crowded places. We also need to wash our hands frequently and also have physical distancing if we are a more susceptible population. खबर नेपाल से। रामचंद्र पौडेल नेपाल के राष्ट्रपति चुने गए हैं। पौडेल ने सुभाष चंद्र नेमबांग को हराया है। पौडेल ने 33,802 चुनावी वोट हासिल किए हैं, जबकि उनके प्रतिद्वंदी सुभाष चंद्र नेमबांग ने 15,518 चुनावी वोट हासिल किए हैं। रामचंद्र पौडेल को नेपाली कांग्रेस और CPN माओवादी सेंटर सहित 8 दलों के गठबंधन के 214 सांसदों और 352 प्रांतीय विधानसभा सदस्यों के वोट मिले। नेपाली कांग्रेस के प्रमुख शेर बहादुर देउवा ने ट्वीट किया है कि मेरे मित्र रामचंद्र पौडेल को राष्ट्रपति चुने जाने पर हार्दिक बधाई। चुनाव आयोग के प्रवक्ता शालिग्राम ने कहा है कि 518 प्रांतीय विधानसभा सदस्यों और संघीय संसद के 313 सदस्यों ने राष्ट्रपति चुनाव में मतदान किया है। नेपाल में 2008 में गणतंत्र बनने के बाद से यह तीसरा राष्ट्रपति चुनाव है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर सीरीज का चौथा मुकाबला अहमदाबाद में शुरू हुआ है। पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट पर 255 रन बनाए हैं। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी रही और ट्रेविस हेड और उस्मान ख्वाजा ने पहले विकेट के लिए 61 रन की साझेदारी की। हेड 32 रन बनाकर अश्विन का शिकार बने। लाबुशेन को मोहम्मद शामी ने बोल्ड किया। इसके बाद स्टीवन स्मिथ और उस्मान ख्वाजा ने पारी को आगे बढ़ाया। स्मिथ 38 रन बनाकर आउट हुए। पीटर हैंड्सकॉम्ब को 17 के स्कोर पर मोहम्मद शामी ने आउट किया। इसके बाद ख्वाजा ने कैमरून ग्रीन के साथ मिलकर रन बनाना जारी रखा। इसी बीच ख्वाजा ने अपना शतक पूरा किया। दिन का खेल खत्म होने के समय वो 104 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं ग्रीन ने नाबाद 49 रन की पारी खेली है।
और न्यूज नाइट में जाते जाते छोड़ जाते हैं आपको कुछ और देश की महत्वपूर्ण खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कश्मीर के छात्रों को पाकिस्तान के MBBS कॉलेज में सीट आवंटन रैकेट के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कश्मीर में 9 जगहों पर छापेमारी की। जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस ने जुलाई 2020 में केस दर्ज किया था। पुलिस को शिकायत मिली थी कि घाटी में कुछ लोग पाकिस्तान की MBBS और अन्य पाठ्यक्रमों की सीटें बेच रहे हैं। ईडी ने मुकदमा दर्ज करने के बाद 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। इस मामले में अभी तक साउथ कश्मीर के एक वकील समेत 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने इंडिया गेट से CRPF महिला डेयर डेविल्स दस्ते को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय अर्धसैनिक बल के 84वें स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाली परेड छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के मुख्यालय जगदलपुर में आयोजित होगी। इस आयोजन में शामिल होने के लिए CRPF की 75 महिला बाइकर दिल्ली के इंडिया गेट से लेकर छत्तीसगढ़ तक की 1848 किलोमीटर की दूरी 16 दिन में तय करेंगी। पहली बार CRPF का स्थापना दिवस समारोह जगदलपुर में 25 मार्च को आयोजित होगा। नेशनल पीपुल्स पार्टी के थॉमस एसंगमा निर्विरोध रूप से मेघालय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। इस पद के लिए विपक्षी उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया था। थॉमस एसंगमा, जो हाल ही में संपन्न चुनाव में विधानसभा के लिए फिर से चुने गए थे, ने पहले 2008 से 2014 तक संसद के राज्यसभा सदस्य के रूप में कार्य किया था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बेंगलुरु में समग्र गंगा कल्याण योजना के तहत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसानों को योजना के तहत दी जाने वाली सुविधाओं को वितरित किया। इस योजना के तहत किसानों को कृषि भूमि के लिए सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाती है। इसमें राज्य सरकार बोरवेल को खोदकर किसानों की जमीन में पंप सेट उपलब्ध करवाती है। विश्व किडनी दिवस के मौके पर दिल्ली एम्स के नेफ्रोलॉजी विभाग के डॉक्टरों ने वॉकाथॉन का आयोजन किया। इस वॉकाथॉन में एम्स निदेशक डॉक्टर M श्रीनिवास के साथ बड़ी संख्या में मेडिकल छात्र, नर्स और डॉक्टरों ने हिस्सा लिया। इस वॉकाथॉन का मकसद किडनी के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करना है। असम विधानसभा का बजट सत्र शुक्रवार को असम के दिसपुर में शुरू होगा। सत्र 5 अप्रैल तक चलेगा और 14 बैठकें होंगी। वित्त मंत्री अजंता नियोग 16 मार्च को 2023-2024 के लिए बजट पेश करेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने मंत्री के तौर पर शपथ ली। दिल्ली की नवनियुक्त मंत्री आतिशी को शिक्षा, PWD, बिजली और पर्यटन विभाग आवंटित किया गया। सौरभ भारद्वाज को स्वास्थ्य, जल और उद्योग और शहरी विकास मंत्रालय मिला। दिल्ली के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद से उनके पद खाली थे।